हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपनी बाकी की जो बची हुई दो क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब आप पूछोगे बाकी की जो क्लासिफिकेशन हो गए, तो भाई वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर दी थी। उसे देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे भी दे रखी है उसके लिंक, साथ ही साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन है मेरा उसमें भी मैंने अपनी लिंक दे रखी है उस लेक्चर की, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें हमने तीन जो क्लासिफिकेशन थी वो हमने कवर की थी। बता देता हूँ कौन कौन सी थी वो। स्टैटिक डायनामिक कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, लीनियर नॉन लीनियर और टाइम इनवेरिएंट एंड वेरिएंट सिस्टम, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। इस लेक्चर में हम कॉजल एंड नॉन कॉजल एंड स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पिछली जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ी थी उसके कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम। तो हमने बात की कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होते हैं भाई? जो कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से बड़ी जल्दी समझ में आएगा। वाई टी इक्वल टू 2 of xt, ये मेरा क्या है? एक कोई सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम टाइम की करंट वैल्यू या तो पास्ट वैल्यू, इस पर डिपेंड करेगा। या तो इनपुट किया तो टाइम की करंट वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल के लिए, हमने जब ले रखा है इसको तो हम क्या करें? सबसे पहले हम लेते हैं वाई जीरो इक्वल टू कितना आएगा? एक्स ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। वाई ऑफ अगर मैं 1 कर देता हूं तो कितना आएगा? एक्स ऑफ 1 आएगा। अगर मैं वाई ऑफ -1 कर दूं तो कितना मिलेगा? एक्स ऑफ -1 मिलेगा। तो यहां पर हम एक बात देख सकते हैं कि भाई ये देखिए 0 0 1 1 -1 -1, यानी कि करंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? करंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ अगर ये पास्ट वैल्यू पर भी अगर डिपेंड करेगा ना तो भी चलेगा, तो ये हम कॉजल सिस्टम बोलेंगे। अगर एक पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना तो भी हम उसको कॉजल सिस्टम बोलेंगे। बट अगर ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा तो हम इसे बोलेंगे नॉन कॉजल सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वाई टी इक्वल टू 2 of xt प्लस 3t + 2, ठीक है। इसे करके देख, चलो y ऑफ 0 रखता हूं तो 2x ऑफ 0 आ रहा है प्लस 3x ऑफ 2 आ रहा है। जरा ये देखो क्या हो रहा है, ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। मुझे 0 पे चाहिए पर ये x कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। दो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें तो टी की वैल्यूज पुट करके देखना है कि भाई आउटपुट और इनपुट में के बीच में रिलेशन क्या है, टाइम का रिलेशन क्या है। अगर फ्यूचर का रिलेशन है तो नॉन कॉजल, प्रेजेंट और पास्ट का रिलेशन है तो हम बोलेंगे उससे कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम पर। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। अभी स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम में जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा भाई? इसके लिए आपका सिस्टम क्या होना चाहिए? विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर टाइम की हर वैल्यू पर सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे या कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये सिस्टम हमारा कैसा है, कैसा है? स्टेबल है। हाँ ये सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल है। तो उसे डिफाइन करने के लिए हम बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट मतलब लिमिटेड है, उसकी जो वैल्यूज है वो लिमिटेड है। बाउंडेड इनपुट का सीधा सीधा मतलब बोलेंगे कि भाई इनफाइनाइट से कम है, मतलब फाइनाइट है। बाउंडेड का मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट पर ये नहीं जाएगा, ठीक है। ना ही हमारा इनपुट जाएगा और ना ही हमारा आउटपुट जाएगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो इनपुट है बाउंडेड होना चाहिए, इसका मतलब ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ एक्स टी कैसा होना चाहिए? mx। और यहां पर जो mx है वो बोलता है कि शुड बी
हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, एम एक्स शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। अगर ये इस डेफिनेशन को फॉलो करता है तो ये हम कहेंगे से बाउंडेड इनपुट। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि बाउंडेड इनपुट तो आउटपुट हमारा कैसा हो, बाउंडेड हो, है ना। तो इसके बाद आते हैं हम बाउंडेड आउटपुट, यानी कि जो हमारा yt है इसको हम my दे देते हैं। यहाँ पर जो my है वो लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर नहीं होती हैं तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। पर इन शॉर्ट हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है उसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने माना कि हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो st था। क्या था हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, वी ऑल नो दैट, क्या जानते हैं भैया, हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या था, st था। अगर ht का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर लेस देन इनफाइनाइट आता है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है सिस्टम, यानी कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा है, तो भी हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम तीनों केस में भी उसको निकाल सकते हैं। इनपुट आउटपुट को अलग अलग निकाल लो कि इनपुट हमारा बाउंडेड है या नहीं बाउंडेड, कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर। और ये जो क्या है xt, एट एवरी टाइम, एट एनी टाइम, हम किसी भी टाइम पर अगर xt की वैल्यू निकालें वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। चाहे हम उसको माइनस इनफाइनाइट से लेकर के टाइम को इनफाइनाइट तक भले ही वेरी क्यों ना करें, हमारा सिस्टम इनपुट जो है बाउंडेड होना चाहिए। साथ ही साथ जो आउटपुट है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। और इस स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, इसको हम बोलते हैं बीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट, इट इज नोन एज बीबो स्टेबिलिटी। बीबो स्टेबिलिटी का मतलब बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, एज वेल एज जो हमारा ये वाला जो पार्ट है STDT लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल है कि भाई हमें जो रिस्पॉन्स दिया है वो दिया है e⁴t ut, ये 4 है ना, 4t ut। अब ये फाइंड करना है कि जो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। भाई इसकी शक्ल ही दिखा रही है कि क्या है, e⁴t है। 4t का मतलब ये कहाँ जाएगा, अगर हम t की वैल्यू रखते जाएं तो चेक कर लेते हैं इसको, है ना। पहले एक शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें रख देते हैं माइनस इनफाइनाइट। अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूँ, माइनस इनफाइनाइट u ऑफ माइनस इनफाइनाइट, जरा देखो क्या वैल्यू मिलेगी। माइनस इनफाइनाइट ये है 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, डॉट 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो क्या मैं मान लूँ कि ये बाउंडेड है, h की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख देते हैं ना, पहले छोटा छोटा स्टेप में लेकर के चलते हैं उसको, ठीक है। h ऑफ 0 रख देते हैं, h ऑफ 0 पर रखेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। पर अगर मैं इनफाइनाइट रख देता हूँ तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट डॉट 1 कितना हो गया ये, इनफाइनाइट। जरा देखो यहाँ पर आके फेल हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हैं। ये एक प्राइमरी स्टेप ये है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक है ये पता करने की, इन शॉर्ट, कि भाई आपका सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। कई केसेस में ये सही भी है और कई केसेस में हमें फाइंड करना पड़ता है। जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं देखने वाला हूँ, पहले तो उसको मैं सॉल्व करूँगा कि हाँ ये सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। तो हमें देखने को मिला कि जब हमने ये चीज़ फॉलो की तो हमें एक पॉइंट पर आके क्या हुआ, यहाँ तो हमें स्टेबल मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, पर यहाँ पे आके क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि अनस्टेबल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। हम इसको बाय डेफिनेशन या जो मैथमेटिकल फॉर्मूला में गिवन है हम उसको लेकर के चलेंगे और उससे हम इसको फाइंड करेंगे। इसको देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e⁴t u ऑफ t dt। अब इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे कुछ नहीं, ut की वैल्यू 1 होती है, कहाँ से कहाँ तक लिख लेते हैं हम इसको। जो ut होता है वो 1 होता है व्हेन t मच ग्रेटर देन 0, 0 होता है व्हेन t इज लेस देन 0, ये चीज़ है। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं, तो ये केवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक रह जाएगा, क्योंकि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
ये माइनस इन्फाइनाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ ut एसोसिएटेड है, तो हमें इस डेफिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर के इन्फाइनाइट, क्योंकि ut उसमें 1 है, ठीक है, e⁴t dt, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम हटा देते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी e⁴t अपॉन 4 0 टू इन्फाइनाइट। अब अगर मैं यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगूंगा ना, तो e⁴ अपॉन 4 माइनस e⁴ अपॉन 4, क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इन्फाइनाइट मिलेगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे अनस्टेबल सिस्टम कहेंगे। तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन में रखना और कैलकुलेट करना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा कि इन्फाइनाइट है या 0 है। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, yt इक्वल टू t e⁻3t ut ये है, और इसे कैलकुलेट करके बताने का ये सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। हम शॉर्ट ट्रिक को लेकर के चलते हैं यहाँ पर पता करने के लिए कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, एच टी लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, एच टी, ठीक है। तो चलो अब लेते हैं इसको, एच ऑफ, मैं सबसे पहले माइनस इन्फाइनाइट पुट करता हूँ, तो टी की जगह क्या आ गया, माइनस इन्फाइनाइट डॉट e⁻ इन्फाइनाइट डॉट u ऑफ माइनस इन्फाइनाइट। सबकी वैल्यूज अगर हम फाइंड करें तो कितना, माइनस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। जरा यहाँ देखो, ये पे क्या वैल्यू, लुक दिस, ये 0 है वैल्यू। अगर t लेस देन 0 है तो ut की वैल्यू कितनी आती है, 0। जरा ये देखो इसको, ये 0 हो जाएगा, और जहाँ पर भी 0 आया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आप इसे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे या आप इन्फाइनाइट में भी अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इन्फाइनाइट पर 0 होता है, ठीक है। एच ऑफ 0 रख के देखते हैं। हमने t की जगह जैसे ही 0 पुट किया, ये t 0 है ना, तो 0 पुट करना पड़ेगा, डॉट e⁻3 डॉट 0 डॉट u ऑफ 0। वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। एच ऑफ इन्फाइनाइट रख के देखते हैं। एच ऑफ इन्फाइनाइट पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, t इन्फाइनाइट, तो क्या पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा ये, भाई टी तो इन्फाइनाइट हो रहा है ना पॉजिटिव का, तो पूरा इन्फाइनाइट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने पूरी वैल्यू रखी कहाँ है, e⁻ माइनस इन्फाइनाइट डॉट u ऑफ इन्फाइनाइट। पक्का u ऑफ इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1, इन्फाइनाइट डॉट 1 अपॉन e⁻, ये पावर किसकी, नेगेटिव की ना, उसे पॉजिटिव की कर दो, ये हो जाएगा डॉट u ऑफ इन्फाइनाइट। अब देखो जरा ये वैल्यू कितनी आएगी, इन्फाइनाइट आएगा ना, 1 अपॉन इन्फाइनाइट कितना हुआ, 0, पूरा टर्म्स क्या हो गया, पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो हर पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, लेस देन इन्फाइनाइट मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, लेस देन इन्फाइनाइट मिल रहा है। इस हिसाब से चल रहे हैं तो हमें तो लेस देन इन्फाइनाइट मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल तो है, पर क्या वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी। हम जो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक, क्या वैल्यू 0 ही रहेगी, ये चेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये तो हमने क्या रखा है, इसको पुट करके देखा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड है ये फाइंड करने का कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो यहाँ से तो हमें स्टेबल लग रहा है, बट हम वैल्यू निकाल के इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑलवेज 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम आते हैं इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट t e⁻ -3t ut एंड dt, इसे कैलकुलेट करें। अच्छा भाई कैलकुलेट करें तो हम सबसे पहले लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्यों,
u दिया हुआ है इस वजह से, किस वजह से, u दिया हुआ है इस वजह से। अब हमें मल्टीप्लाई किसका इंटीग्रेशन करना है, t मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस 3t, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करें कैसे, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हम बाय यूजिंग फार्मूला लिख दें यहाँ पे, इसका फार्मूला लिख देते हैं भाई, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है तो ईजी करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन dt जो होता है, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो माइनस d अपॉन dt, फर्स्ट का इंटीग्रेशन डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये हम यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें पुट करके देखते हैं, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए इससे। तो लिमिट हम बाद में रखेंगे क्योंकि अभी लिमिट नहीं है, ये विदाउट लिमिट, लिमिट क्या है पूरे की है, तो हम पूरे पर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा देंगे इस पर, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट ऐसा कैसे ही रह जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस 3t अपॉन माइनस 3 आएगा। उसके बाद क्या लग गया आगे, माइनस लग गया, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, फर्स्ट क्या हमारा, ये फर्स्ट है, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट, और ये फंक्शन क्या हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट का देखो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन निकालना है, देन इट विल बी ई टू द पावर माइनस 3t अपॉन माइनस 3 हो जाएगा, एंड देन dt। डिब्बा लगा देते हैं यहाँ पर, अभी लिमिट नहीं लगा रहे हम, ठीक है, लिमिट बाद में देखेंगे। t डॉट ई टू पावर माइनस 3t अपॉन माइनस 3 माइनस, अच्छा इस माइनस को अपन ऊपर ले लें, यहाँ पर इधर ले लेते हैं इस माइनस को, ये माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस कहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रेट अब कौन सा किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इस वाले फंक्शन का। तो कितना हो जाएगा, वाई पास से ये होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस 3t अपॉन 9 मिलेगा। अब ले लेते हैं इसको 0 से लेकर के इनफाइनाइट, मिलेगा ना, 3 अपॉन वापस से इंटीग्रेशन डिवाइड होगा ये, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। अब क्या करें हम पूरे में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो डेफिनेशन है सपोर्ट कर देते हैं, तो कुछ यहाँ पर इनफाइनाइट में पुट करूँगा, इनफाइनाइट होगा, पर ये क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये 0 होगा पक्का, ये 0 होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो अपर लिमिट में मुझे वैल्यू तो 0 मिली, माइनस लगाएंगे तो सब प्लस हो जाएगा, प्लस ये 0, ये वाला सेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा लोअर लिमिट में, माइनस माइनस प्लस, ये लगाएंगे 0, तो वैल्यू आएगी 1/9। तो जो फाइनल जो वैल्यू हमें मिली है वो फाइनल वैल्यू हमें 1/9 मिली है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, हमारा स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि वैल्यू हमारी 9 आ रही है, विच इज लेस देन इनफाइनाइट, विच इज लेस देन इनफाइनाइट। तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, स्टेबल है। तो वेरी इजी, बस हमें इंटीग्रेशन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, फास्ट हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, साथ ही साथ इस पर भी हमें थोड़ा सा भरोसा करना होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं। पर हाँ, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर पूछता है कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर पूछता है स्टेबल है या नॉन स्टेबल, तो हमें इस तरह से हम शॉर्ट मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो हमने पिछले क्लासिफिकेशन के पढ़े थे। स्पेशली मैं लूँगा उसमें लीनियर, नॉन लीनियर और कौन सा देख लेते हैं भाई, कौन कौन से हम लेने वाले हैं इसमें। हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हटा देते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट के लिए हम इसको ले लेते हैं। नहीं, इनवेरिएंट नहीं, पहले लीनियर नॉन लीनियर ले लेते हैं। पहले क्या ले लें, लीनियर नॉन लीनियर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है yt इज इक्वल टू 4xt 2xt dt 4xt प्लस 2 dxt अपॉन dt। अब ये यहाँ पर बताना है कि ये सिस्टम लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो पिछला जो हमारा मेथड था उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या करें, इनपुट को हम ट्रांसफर फंक्शन से पास कर देते हैं और बाद में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट यहाँ पर हमारे क्या है इनपुट x1 और x2t हम ले लेते हैं। अब दोनों को क्या करना है, हमें
एक एक करके ट्रांसफर फंक्शन पास करना है। तो यहाँ पर हमें मतलब केवल इनपुट से होना चाहिए। जरा देखो यहाँ पर ये इनपुट है, ये इनपुट है, बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, एच होगा। हमें ये मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये एक्स है, ये रहा एक्स, और बाकी बचा हुआ एच, बाकी बचा हुआ है एच है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले y1 t ट्रांसफर फंक्शन से पहले x1 को पास करना है, तो ये x1 को पास कर दिया, प्लस 2 डी x1t अपॉन dt, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, x2 को h से पास करना है। तो x2 को हम क्या करें, h से पास कर, अभी x1 पास हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, h2 को हमें ट्रांसफर फंक्शन से पास करना है। तो x2 को हम ट्रांसफर फंक्शन से पास कर देते हैं, 2 डी x2 dt अपॉन dt। बाद में क्या करते हैं, दोनों को पास करने के बाद, s से पास कर दिया, उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया y1। ये फर्स्ट स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर फंक्शन से अलग अलग x1 और x2 को पास करो और फिर उसके बाद ऐड कर दो। वापस से रिपीट करते हैं इसको कि x1 को और x2 को अलग अलग h से पास करो, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में देखें तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, बाकी बचा हुआ h हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद h से अलग अलग x1 और x2 को पास करो और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप कहती है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप कहती है कि x1 को पहले अब नहीं, पहले अब x1 और x2 दोनों को ऐड कर दो। अब क्या है, सेकंड स्टेप में x1 x2 को पहले दोनों को आप ऐड करो और उसके बाद उसे ट्रांसफर फंक्शन से पास करो। क्या है, x1 और x2 को आप ऐड करो और फिर उसे ट्रांसफर फंक्शन से पास करो। तो x1 x2 को हम ऐड कर देते हैं और उससे पास कर देते हैं। तो ये h हमारे लिए पहले, यहाँ पर h हमें ये मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसको, x1t प्लस x2t प्लस 2d अपॉन dt x1 प्लस x2। इसे ओपन करें तो हमें मिलेगा क्या, 4x1t प्लस 4x2t प्लस 2d x1t अपॉन dt प्लस 2d x2t अपॉन dt। जरा ये देखो कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। y1t इक्वल टू क्या है, y2t। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे लीनियर। अगर दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो उसे हम बोलेंगे लीनियर। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लें जल्दी से, एक बार उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि आप पहले x1 को h से पास करो, फिर x2 को आप h से पास करो और फिर दोनों को ऐड कर दो। क्लियर। उसके बाद क्या सेकंड स्टेप x1 x2 को ऐड करो और फिर उसे h से पास कर दो। क्लियर। वही किया हमने, x1 को h से पास किया, फिर x2 को h से पास किया, दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद x1 x2 को ऐड करके ट्रांसफर फंक्शन से पास कर दिया। तो अभी क्वेश्चन हम टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट के लिए ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, तो ओके, yt इक्वल टू xt प्लस 4। ये हमें फाइंड करना है कि ये टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, ठीक है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को बता लेते हैं, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। बाकी अगर डेप्थ में देखना है, इसको समझना है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसका लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमें करना ये है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टाइम के साथ चेंज नहीं होती, आउटपुट और इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ अगर नहीं बदलती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। और अगर चेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिले देना है x में। मेथड भाई देख लेना पिछले लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसको कर रहा हूँ। डिले जो देना है हमें सबसे पहले, वो देना है हमें इनपुट में, ठीक है। तो पहले इनपुट में डिले दे दो। फर्स्ट y1t इक्वल टू x ऑफ t माइनस m। यहाँ पर टाइम से मतलब होता है, ट्रांसफर फंक्शन से मतलब नहीं होता, ना ही एम्पलीट्यूड से मतलब होता है फंक्शन के, ठीक है, या सिग्नल के एम्पलीट्यूड से हमें मतलब नहीं होता। जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उससे हमें मतलब नहीं होता। हमें किससे मतलब है, हमें टाइम से मतलब है। जहाँ भी हमें टाइम मिलेगा वहाँ हमें डिले देना पड़ेगा। तो अभी क्या दे रहे हैं हम, केवल और केवल इनपुट में डिले देना। फर्स्ट स्टेप कहती है कि आप केवल इनपुट में डिले दो। जो सेकंड स्टेप है वो कहता है पूरी इक्वेशन में डिले दे दो।
वाई टू टी इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में डालिए मतलब वाई ऑफ टी माइनस एम इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एम प्लस 4। जरा देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, बोथ आर इक्वल। वाई वन इक्वल टू वाई टू, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टाइम वेरिएंट, नहीं टाइम इनवेरिएंट। तो हम उसे बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के रिस्पांस की बात करेंगे कि अगर हमें कोई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हमें गिवन है इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो हम उसका रिस्पांस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।